अच्छा देखो यहाँ पे लास्ट जाते जाते इसके 4 पार्ट में से मेरे ख्याल में 3 पार्ट हो गया और ये थर्ड पार्ट हम लोग का बचा हुआ था डिस्कशन करना, ठीक है ना। तो थर्ड पार्ट के लिए डिस्कशन कर रहे हैं अभी। एक बार पढ़ लो आप लोग वापस से क्वेश्चन को और फिर बात करते हैं। अच्छा देखो इसको ध्यान से, थर्ड वाले डिस्कस कर रहे हैं इसका। आप एक चीज पहले ये इमेजिन करो, देखना यहाँ पे मान लो कि इस टाइप का ऐसे रैंडम डिस्कशन कर रहा हूं अभी। एक बार मान लो कि कोई एक क्यूब का सिचुएशन है ऐसा, एक जनरल कॉमन बात कर रहे हैं और फिर इसको उस पर थोड़ा सा इंपोज करने का या अप्लाई करने का ट्राई करेंगे, ठीक है ना। इसका टोटल एरिया बताओ एक बार, इसका टोटल एरिया गिवन दैट कि मान लो कि इसका साइड लेंथ का वैल्यू एल है तो कितना हो जाएगा बताओ 6L। अब देखो मैं अगर ये सजेस्ट करूं कि इसके ऊपर में आप ना हेमिस्फेरिकल गड्ढा करो, इसके किसी एक शेप मतलब फेस पे, मान लो कि ऊपर वाले फेस पे आप करो तो ऐसा कुछ काटोगे और इस टाइप से कुछ हो जाएगा। और ये डिस्कशन डिटेल में हम लोग करके रखा हुआ है कि इसका आंसर क्या आता था, फिर भी एक बार वापस डिस्कस करा देते। तो आप सोचना थोड़ा ध्यान से कि मान लो कि एक वो सिचुएशन है जब आपने गड्ढा नहीं किया, तो गड्ढा जब नहीं किया था तब आपका एरिया कितना था बताओ 6L², ठीक है। हाँ तो जब कोई गड्ढा वड्ढा नहीं था तब कितना आ रहा था बताओ 6L²। अब सपोज करो कि गड्ढा अगर कर देते हो ना, देखना यहाँ ध्यान से, तो हमको ये देखना है कि ये गड्ढा करने के बाद में लास्ट में क्या हो रहा है, मतलब इस एरिया पे क्या फर्क पड़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है, ये कम रहा है, ये बढ़ रहा है तो कितने से बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है तो कितने से कम हो रहा है, ये चीज मेरे को देखना। अब इसका यदि कैलकुलेशन में करूं कंसिडरिंग कि इसका रेडियस सपोज करो कि r होगा, सोचना थोड़ा ध्यान से, तो मेरे ख्याल में 5 फेस अभी भी फ्री है तो उसके लिए 5L²। फिर एक फेस जिस पे गड्ढा हुआ उस फेस के लिए पर्टिकुलरली L² माइनस πr², क्योंकि ये कोना कोना वाला पार्ट तो एक्सेसिबल है मेरे को अभी, ठीक है ना। और जो एक्स्ट्रा हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन आपने क्रिएट कर दिया उस डिप्रेशन में आपको कितना एरिया मिला होगा, तो CSA के बराबर मिला होगा, तो आई थिंक 2πr², ठीक है। और इफेक्टिवली सबको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मुझे लगता है कि इसका πr² इसका πr² तो सेम ही है, बस यहाँ -1 है और वहां क्या है 2। तो सॉल्व करके ये क्या निकलेगा वो सोचो, आई थिंक 6L² प्लस πr²। अब मेरे को ये पूछना है आपसे कि आप सोच के देखो कि ऐसा गड्ढा करने से इफेक्टिव चेंज एरिया पे कितने का है, πr²। पहले 6L² था, अब कितना हो गया πr², बढ़ गया उसका, आया बात समझ। एक और गड्ढा करूंगा ना इसे दूसरे फेस पे इसी टाइप का, तो एक और πr² ऐड हो जाएगा। क्योंकि आप ये सोचो कि हर एक गड्ढा क्रिएट करने से हो क्या रहा है, देखो सोचना थोड़ा अच्छे से कि ये जो ऊपर का फेस है ना, ये वाला पार्ट ये पहले अवेलेबल था अब अवेलेबल नहीं, तो उसके चक्कर में एक -πr² आता है। और ये जो डिप्रेशन वाला पार्ट है ये तो पहले था ही नहीं, इस डिप्रेशन की वजह से +2πr² आता है। और दोनों को यदि आप इफेक्टिवली देखोगे ध्यान से तो दोनों मिला के यू विल नोटिस कि अच्छा ठीक है +πr² आ रहा है। एवरी हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन या एवरी डिंपल दैट यू क्रिएट ऑन एनी सरफेस, बिकॉज ऑफ दैट ओवरऑल टोटल सरफेस एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा +πr² फॉर एवरी डिंपल। ये समझ में आ रहा है। अब इसके अंदर में कितना डिंपल है वो सोचो 315, तो जो उसका असली एरिया था बिना किसी भी डिंपल के एक सिंपल सा ये स्फीयर रहा होता, उसका टोटल एरिया क्या रहेगा 4πr², कंसीडरिंग कि उसका आर क्या होना चाहिए ये वाला 4.2 का आधा, ठीक है ना। और आपने 315 डिंपल बना दिए और हर डिंपल में आपको +πr² का गेन हो रहा होगा, तो ओवरऑल आपका एरिया कितना हो जाना चाहिए सोचो। मेरे ख्याल में 4πr² फॉर द ओरिजिनल सरफेस प्लस पहले 2πr² फॉर 1 डिंपल, एंड सिंस देयर आर 315 डिंपल, सॉरी नहीं गलत बोल रहा हूं, रुको मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूं, एक सेकंड रुक, इसको भी मिटा देता हूं, इसका तो काम है नहीं। एक बार ना वापस से इसको देख लो और फिर अपन लिख देते हैं इसको। देखो ध्यान से, मैं फिर से ये बोलूंगा कि यदि कोई गड्ढा वड्ढा नहीं होता तो इसका एरिया टोटल कितना रहता है आपके पास में 6L²। गड्ढा होने की वजह से -πr² हुआ क्योंकि ये सर्कल लॉस हो गया आपका, और ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन आपका गेन है जिसकी वजह से कितना है आपके पास में +2πr²। दोनों मिला के इफेक्टिव चेंज कितने का है, यानी हेमिस्फेरिकल गड्ढे की वजह से 2πr², लॉस हुआ आपका -πr² और इफेक्टिव चेंज कितने का है +πr²। सो फॉर एवरी डिंपल यू आर गेनिंग हाउ मच +πr²।
तो अगर मैं इस सिचुएशन में उस बॉल के बारे में सोचूं तो बॉल का असली वाला एरिया कितना होना चाहिए था, तो मेरे ख्याल में 4 पाई और आर की जगह पर ये वाला यानी कि 2.1 का होल स्क्वायर, और होगा मेरे ख्याल में प्लस पाई आर स्क्वायर फॉर एवरी डिम्पल। तो एक डिम्पल से पाई आर स्क्वायर अगर ऐड करोगे तो पाई, बस एक चीज का केयरफुल रहना है आपको कि रेडियस ये वाला यूज करना। तो पाई आर स्क्वायर की जगह पर मेरे ख्याल में 2/10 का होल स्क्वायर, और सिंस 315 डिम्पल है इसलिए इंटू 315। देखो आया कि नहीं आया, ये आपका आंसर होना चाहिए। क्लियर? रिपीट करूं कि हो जाएगा? हो जाएगा, लिखो। थर्ड पार्ट के लिए टोटल सरफेस एरिया exposed to the surroundings, total surface area exposed to the surroundings is equals to 4 pi 2.1 का होल स्क्वायर प्लस पाई इंटू 2/10 का होल स्क्वायर इंटू 315। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो एक बार 4 पाई और ये वाला को रहने दो 2.1 का होल स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा बेसिकली 4 पाई डिवाइडेड बाई 100 इंटू 315 टाइप्स 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। दोनों में से 4 पाई आप कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा आपके पास में, इसका आंसर आएगा शायद से 4.41 और प्लस इसके आंसर में मेरे ख्याल 4 पाई बाहर चला गया है तो 3.15 हो जाएगा। 100 इस पे लगा दोगे तो अभी इनको ऐड करने से कितना होगा सोचो। हाँ अब निकल के ले लो, देख रहे हैं यहाँ पे इसके आगे आपका हो जाएगा आंसर दिस इक्वल्स टू 4 पाई और इन दोनों को ऐड कर देने पे कितना आ जाएगा 7.66 क्या नहीं 56। ठीक है, 4 पाई इंटू 7.56 और यहां से 4 इंटू 22/7 इंटू 756 अपॉन मेरे ख्याल में 100। 7 से देखो तो कटता है ये, इसके आगे 4 इंटू 22/7 इंटू 756 अपॉन मेरे ख्याल में कितना 100 और हाँ ये कट के कितना आ जाएगा 108। इसके आगे मेरे ख्याल में 4 इंटू 22 तो 88 इंटू 108 अपॉन 100 कितना बता रहे हो, इसको चेक कर लो ध्यान से कितना है। देखो यहाँ पे तो ऊपर का आंसर आ जाएगा आपका 9504 डिवाइडेड बाय मेरे ख्याल में 100 और सॉल्व करने पे 95.04 यूनिट इज गोइंग टू बी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, डन मेरे ख्याल में। अच्छा एक काम आप लोग करो कि जहां से ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है ना उसके ऊपर एक हेडिंग लगा दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन सोल्व। एनसीईआरटी मेरे ख्याल में इसके जस्ट पहले खत्म हो गया था आप लोगों का, ठीक है ना, ये क्वेश्चन लास्ट एनसीईआरटी से था। अब इसके बाद में यहां से जहां से ये वाला क्वेश्चन बिगिन हुआ है वहां से आप हेडिंग लगा दो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में पहला हो गया आप लोग का, अभी यहां से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। देखो पहला क्वेश्चन देखो, पढ़ो ध्यान से। देखो एक बार, ये बहुत ही मतलब पुराना आइडिया है, क्लास 9 में भी ऐसा क्वेश्चन मिल रखा है आप लोगों को शायद से। इसमें ऐसा बोल रहा है हम लोग को कि राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ विच द साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल आर 6 and 8। मान लो कि ये वाला 8 है और इसको 6 बोल देता हूं और ये 90 डिग्री हो जाएगा आपका। इज मेड टू टर्न अराउंड द लॉन्गर साइड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्यूब जनरेटेड। देखना थोड़ा ध्यान से सोच, ये बोलना क्या चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि ये वाला जो लाइन है ना इसके अबाउट हम इसको रोटेट करें। ठीक है, और रोटेट करने से होगा क्या कि ये जो ट्राइंगल है ये बार बार घूम घूम के ये कुछ ऐसा शेप ले ले। देखो ये फील आ रहा है कि नहीं यार, आप अगर बहुत रैपिडली इस लाइन के अबाउट इसको रोटेट करते हो तो जैसा ये चमकता हुआ आपको मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ, ये जो कोन दिखाई दे रहा है ना ऐसा कुछ कोन बन जाएगा आपके। जिस लाइन के अबाउट आप इसको रोटेट करना चाह रहे हो वो लाइन का जो भी लेंथ है वो बिहेव करेगा आपके हाइट के तरह, और जिसको आपने छोड़ दिया ना यहाँ नीचे, देखो इसके अबाउट रोटेट कर रहे हो तो ऐसे ये यहाँ घूमेगा, ऐसे ऊपर ऐसे नीचे, जिसको ये आपने छोड़ दिया है ये बनेगा आपका रेडियस उस सिचुएशन। क्लियर मेरे ख्याल में, और हाइट और रेडियस दोनों पता है तो जो भी मांग रहे निकल जाएगा। सॉलिड एक्चुअली वो क्यूब नहीं होना चाहिए, थोड़ा गलती हो गई, सॉलिड जनरेटेड होना चाहिए यहाँ।
मैं इसको ठीक कर देता हूँ। सॉलिड क्यूब नहीं बनेगा, क्यूब तो कोई हालत में बनेगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। लिखो हियर h is equals to 8, h is equals to 8 comma r equals to 6, h equals to 8 comma r equals to 6। एक बार यहाँ देखो, सिंस आपसे वॉल्यूम मांग रखा है तो मेरे को लगता है कि जितना इन्फॉर्मेशन है वो सफिशिएंट है। सरफेस एरिया मांगता तो एल भी चाहिए होता, लेकिन सरफेस एरिया मांग नहीं रहा है तो जो दिया है उसी से काम हो जाएगा। लिखो देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, 1/3 पाई r का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर इंटू h यानी कि 8 इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 36 इंटू 8। अभी ऊपर प्रोडक्ट करके देखो कितना आ रहा है, 22 इंटू 36 इंटू 8 अपॉन में 21। देखो ऊपर वाला पार्ट जो है वो मेरे ख्याल में 6 अपॉन 21। ये डिवीजन करके देखो, हाँ तो आपका आंसर आ जाएगा इसका 301.71 और यूनिट आपका रह जाएगा, सिंस सब कुछ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है चलेगा। अच्छा देखो ये जो क्वेश्चन था टू बी ऑनेस्ट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस आपको आइडिया रिमाइंड कराने के लिए था कि ऐसे घुमाने से जो है वो कोन बनता है। 10 के कॉन्टेक्स्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ये वाला, पढ़ो अच्छे से, ये इसी का एक्सपेंडेड वर्जन। देखो इस क्वेश्चन में डिटेल में बात करने से पहले मैं कुछ थोड़ा समझाने का ट्राई करता हूं, आप इसको देखो अच्छे से, थोड़ा ध्यान से सुनना। हाँ बस जो मैं कह रहा हूं आपको, जब आप इसको मानो कि एक बार थोड़ा वैल्यूज भी दे देता हूँ, लेट्स से कि ये 8 है, ये 6 है और पाइथागोरस की वजह से ये 10 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर कोई स्टूडेंट इसको 8 के अलाउंग घुमाता है ना ऐसे, तो उसका कोण कुछ इस टाइप का बनेगा, फील लो आप अच्छे से। जिसको आपने हाइट माना सिंगल कोण बनेगा, जिसको आपने मतलब ये जिसके अलाउंग घुमाया आपने वो हाइट बनेगा, जिसको छोड़ दिया आपने वो आपका क्या बन जाएगा, रेडियस, और स्लैंट हाइट तो है ही आपके पास। फिर कोई स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है कि जो बोले कि सर हमको 8 के अलाउंग नहीं 6 के अलाउंग घुमाने का मन, तो वो अगर 6 के अलाउंग घुमाएगा ना तो देखो उसका कोण कैसा बनेगा, उसका कोण कुछ ऐसा बनेगा, फील लो। और उसके लिए हाइट जो है वो क्या हो जाएगा 6 और रेडियस जो है वो क्या हो जाएगा 8। अब कोई बिल्कुल पागल बच्चा अलग टाइप का भी हो सकता है, वो पागल बच्चा क्या बोलेगा, बोलेगा हमको तो 10 के अलाउंग ही घुमाना है। बात समझ में आ रहा है? और 10 के अलाउंग अगर वो घुमाएगा तो उसको फिर सिंगल नहीं डबल कोण का एहसास होगा। अब देखो डबल कोण कैसे, इस लाइन के अलाउंग घूमेगा ना तो ऐसा कुछ सर्कल बन जाएगा, एक कोण ऊपर की तरफ ऐसे और एक कोण नीचे की तरफ ऐसे, इस टाइप का डबल कोण बन रहा होगा उसके। अगर आप हाइट या रेडियस के अलाउंग मतलब सॉरी हाइट या बेस के अलाउंग अगर घुमाते हो तो सिंगल कोण बनेगा, लेकिन अगर हाइपोटेन्यूज के अलाउंग घुमा देते हो तो एक नहीं आपके 2 कोण बनेगा। मैं एक बार फीलिंग और दिलाने का ट्राई करता हूँ, अब बस अच्छे से ऑब्जर्व करो और इमेजिन करने का ट्राई करो। इसके अलाउंग घुमा रहे हो तो सर्कल ऐसा बनेगा और कोण आपका ऐसा बन जाएगा, ठीक है, एक सिंगल कोण। फिर सपोज करो कि घुमाने वाला लाइन अगर आप चेंज कर देते हो, इसके अलाउंग घुमाते हो, उस टाइम पर सर्कल ऐसे बनेगा और कोण आपका ओवरऑल ऐसा बनेगा, अभी भी सिंगल कोण ही है लेकिन, ठीक है। और जब आप सपोज करो कि घुमाने वाला काम जो है वो इस लाइन के अलाउंग करते हो ना कि इसके अलाउंग घुमा रहे हो आप, तो उस केस में क्या होगा देखना कि इस लाइन के अलाउंग घूमेगा और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट जनरेट करेगा वो वाला सर्कल, और उसके चक्कर में एक कोण आपको ऊपर भी फील होगा और एक कोण आपको बनता हुआ नीचे भी फील होगा। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है। और उस सिचुएशन में कौन किसको रिप्रेजेंट करेगा इसका भी इमेजिनेशन होना बहुत जरूरी है, वो हालांकि हम इस फोटो से भी देख सकते हैं। जब इस चीज को हाइपोटेन्यूज के अलाउंग आप रोटेट करोगे तो इस टाइप का कोई एक फिगर बनेगा, ठीक है। और उस सिचुएशन में ये जो ए बी वाला पार्ट होगा वो आप समझो कि ऊपर वाले कोण का स्लैंट हाइट बनेगा, जो ये आपका मान लो कि बीसी वाला पार्ट होगा वो आप ऐसा समझो कि नीचे वाले कोण का स्लैंट हाइट बनेगा। फिर जो ओवरऑल आपका ये हाइपोटेन्यूज है वो दोनों दोनों कोण के टॉप के बीच का टोटल डिस्टेंस होगा, ठीक है। मतलब ऐसा समझो कि इसका हाइट प्लस इसका हाइट दोनों मिला के मान लो कि ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। और रेडियस जो होगा वो आपको निकालना पड़ेगा खुद से, रेडियस अभी दिया हुआ नहीं रहेगा आपको, क्योंकि ये जो आर होगा ना वो तो इस सर्कल के थ्रू जनरेट होगा। तो इस आर को थोड़ा माथा लगा के निकालेंगे हम लोग, है तरीका उसको भी निकालने का, लेकिन रेडियस आपको अवेलेबल नहीं होगा शुरू।
देखो पहले ये डबल कोन का फीलिंग आया कि नहीं है, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, तो उस हिसाब से ये मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, करें, स्टार्ट करें। लिखो, पहले तो यहीं पर ना थोड़ा वैल्यूज वगैरह पुट इन कर देते हैं। हाँ, एक बार देखना, देखो यहाँ पे राइट ट्राइंगल हो साइड्स आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो एक मान लो कि ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये वाला पार्ट जो है वो अभी के लिए कितना हो गया, 5 हो गया बाय पाइथागोरस। हाँ, किसी को भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ठीक है, इसको 3 ले लो, इसको 4 ले लो, इसको 5 ले लो, खुश, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली 3 और 4 यहाँ होगा, 5 वहां पे होगा। ठीक है, इसके आगे देखो क्या है, इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट हाइपोटेन्यूज, बढ़िया बात है। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन सो फॉर। अब यहाँ पर देखो घुमाते समय अगर इसको 3 लिया है तो ये पार्ट 3 होगा, ये पार्ट 3 होगा, ये पार्ट 4 होगा, ये पार्ट 4 होगा, और ए से लेके सी तक का जो टोटल पार्ट है वो अभी के लिए कितना हो जाएगा, आपके लिए 5 हो जाएगा। क्लियर मेरे ख्याल, चलेगा ना। अब दो इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है जहां पर ये एक्चुअली सर्कल बन रहा है, जिसका नाम यहाँ पर ओ लिया हुआ है, आप एक चीज को समझो कि एओ जो है ना वो हो गया आपके लिए H1 जैसा, मतलब ऊपर वाले कोन के हाइट जैसा, ये चीज मानते हैं। और सिमिलरली जो ओसी है आपका वो क्या हो जाएगा, सोचो, वो मेरे को लगता है कि हाइट 2 जैसा। चलेगा यहाँ तक बात। और इसके अलावा मैं कह सकता हूं कि एओ प्लस ओसी मिला के तो फोटो में क्या दिखाई दे रहा है, एसी, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5, यानी कि H1 प्लस H2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बताओ 5। ये चीज भी हम दिमाग में रखें, ठीक है। अब इसके अलावा जहां तक मान लो कि सरफेस एरिया कैलकुलेट करने का बात हो रहा है ना इस सिचुएशन में, तो सरफेस एरिया अगर आप सोचोगे इस डबल कोन का, तो आप सोचो कि उसके अंदर में कौन कौन सा पार्ट आप काउंट करो अगर कोन इस तरीके से बन रहा होगा तो। टोटल सरफेस एरिया या दोनों का सिर्फ CSA लेना चाहिए आप, मुझे लगता है कि दोनों का सिर्फ CSA लेना चाहिए आप, ये बात समझ में आ रहा है। दोनों का सिर्फ हम क्या लेंगे बताओ, CSA। और CSA लेंगे तो फर्स्ट कोन का हमको क्या चाहिए होगा वो सोचो, पाई आर एल, और सेकेंड कोन का भी हमको क्या चाहिए होगा, पाई आर एल। फोटो में जैसा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है उससे एक बात को लेकर हम श्योर हो सकते हैं कि दोनों कोन का आर सेम, क्योंकि सेम ही नीचे वाला बेस वाला सर्कल है इसका, तो आर तो दोनों का सेम आएगा। ऊपर वाले का एल ऑलरेडी कितना आया आपके पास में 3, और नीचे वाले का एल ऑलरेडी कितना है आपके पास में 4। यहां तक बात ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट होना चाहिए कि इस आर को हम कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए क्या आइडिया है वो आप थोड़ा ध्यान से देखना। मैं दो जगह जो है ना अभी कुछ हाईलाइट करूंगा, आप देखना कि वो दोनों सेम आदमी के अलग अलग आदमी। पहले तो ये बताओ मेरे, ये आदमी और ये आदमी सेम सेम के अलग अलग, सेम सेम ही तो है, यही तो घूम घूम के वैसा बन गया है। क्लियर मेरे ख्याल। तो इसमें मेरे को दिख रहा है कि ये वाला पार्ट 3 है, ये वाला पार्ट 4 है, और ये 90 डिग्री है। तो इस ट्राइंगल के एरिया का, इस ट्राइंगल के एरिया का एक एक्सप्रेशन हो सकता है मेरे ख्याल में हाफ इंटू, सोचना ध्यान से, 3 इंटू 4, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है। और दूसरा आइडिया मैं क्या प्रपोज कर रहा हूं, देखो ध्यान से सोचना कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, डू यू फील कि वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे रहेगा, क्योंकि हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर विथ व्हाट, रेडियस। चलेगा, मैं रिपीट करता हूं, देखो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक दूसरे से 90 डिग्री पे रहेगा, बिकॉज ये वाले लाइन के अलोंग आपके कोन का हाइट है और इस वाले लाइन के अलोंग आपके कोन के बेस का डायमीटर है। तो हाइट और रेडियस या हाइट या डायमीटर आपस में हमेशा कितने एंगल पे रहता है, 90 डिग्री पे। तो ये वाला एंगल भी टेक्निकली कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अब मेरे को उस एंगल पे तो नहीं जाना है, मुझे जाना है ये वाले एंगल पे। देखो एंगल AOB पे, इस पे ये दिख रहा है आपको, एंगल AOB। ठीक है, AOB में आप ध्यान से सोचो तो AC का वैल्यू मेरे को लगता है कि हमको पाइथागोरस के हेल्प से पहले से पता है कितना आएगा, 5। और ये जो है आपका BO, ये कितना हो जाएगा आपका R, मतलब ये पिंक वाला ये पार्ट हो जाएगा 5 और ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा R। ठीक है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि इसी ट्राइंगल का जो एरिया है वो तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं ना कि हाफ इंटू AC को बेस मान लो और इसको हाइट मान लो। समझ में आ रहा है। वो वाला ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल सेम सेम था, यहां वाले के हिसाब से इसको 90 डिग्री मान के मैंने बोला कि इसका एरिया होना चाहिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और वहां पे एक और नया आइडिया मेरे दिमाग में चमका कि उसी का एरिया मैं बोल सकता हूं कि हाफ इंटू AC को बेस मान लो और AC पे जो परपेंडिकुलर आके गिरा है उसको हाइट मान लो। ठीक है ना। तो उसी ट्राइंगल का एरिया और एक नया एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हो आप उसी सेम एरिया पे, तो मेरे को लगता है आप लोग भी कोशिश करो। दिस इज इक्वल्स टू, इट शुड बी हाफ इंटू बोलो 5 इंटू R। क्या कहते हैं, दोनों तो सेम ही ट्राइंगल का एरिया है, चलेगा ना।
तो दोनों में से हाफ हाफ गॉन, और बचेगा क्या आपके पास में, आर इक्वल्स टू बोलो आई थिंक 12 डिवाइडेड बाई 5, और आर आते ही आपका कार्यक्रम खत्म। कार्यक्रम कैसे खत्म देखो, जहां तक सरफेस एरिया का बात है, सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, सोचना होना ऐसा चाहिए था मेरे ख्याल में, पाई आर L1 प्लस पाई आर L2। L1 और L2 को मैंने अलग अलग बोला है, R को सेम बोला है, बिकॉज दोनों का रेडियस जो है वो क्या रहेगा, सेम। क्लियर मेरे ख्याल में। अब जब इसमें वैल्यू आप डालोगे तो मेरे ख्याल में पाई आर को आप कॉमन ले सकते हो, और अंदर बचेगा आपके पास में L1 प्लस L2। पाई की जगह पर 22/7, आर की जगह पर मेरे ख्याल में अभी भी निकला हम लोग का 12/5, तो यहाँ पर 12/5, और L1 प्लस L2 की जगह पर आप देख सकते हैं कि 3 + 4, ठीक है, तो 3 + 4 ओवरऑल अब देखो कि साथ साथ यहाँ से कैंसल्ड ऑफ, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा बताओ, मेरे ख्याल में 24 और 2 64, ये 62, 24 हाँ 264 यार, ठीक है, तो 264 डिवाइडेड बाय कितना 5, ठीक है, ये डिवीजन करके देखो कितना आ रहा है 52.8, तो 52.8 एंड यूनिट इज गोइंग टू बी, सिंस सब कुछ सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का बात कर। देखो ये आया समझ के नहीं आया समझ, लिखवाने का काम मैं कर दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ठीक है। तो पहले वॉल्यूम का एक बार आप फॉर्मूला माइंड में इमेजिन कर लो कि होना क्या चाहिए, ऊपर वाले कोन का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सोचो, फॉर्मूला तो वही रहेगा, बोलो क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर H। अभी लेकिन एक कैच है कि ऊपर वाले के लिए मैंने देखो यहाँ पहले अज्यूम कर लिया कि इसको हम क्या मान के चलेंगे H1, तो ऊपर वाले के लिए फॉर्मूला क्या होगा सोचो, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू H1, और नीचे वाले के लिए क्या होगा सोचो, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू H2। लेकिन आपके पास में तो H1 और H2 का वैल्यू नहीं है, आपको तो ओवरऑल ये पता है कि दोनों मिला के कितना होगा 5, लेकिन आपको घबराने का जरूरत नहीं। क्यों घबराने का जरूरत नहीं है, आप देखो थोड़ा, आप जब एक्सप्रेशन डेवलप करोगे ना तो टोटल वॉल्यूम ही चाहिए आपको, इंडिविजुअल वॉल्यूम तो चाहिए नहीं। तो टोटल वॉल्यूम इक्वल्स टू आपके लिए रहेगा 1/3 पाई, मेरे ख्याल में आर स्क्वायर क्योंकि आर कॉमन है, इंटू H1 प्लस 1/3 पाई फिर से आर स्क्वायर मेरे ख्याल में H2। अब किस्मत क्या है देखो कि 1/3 पाई और आर स्क्वायर वाला पार्ट तो पूरा कॉमन ही खींच सकते हो, ठीक है, आपको तो टोटल वॉल्यूम एक साथ चाहिए, 1/3 पाई और आर स्क्वायर वाला पार्ट दोनों में सेम रहेगा, इसको आप खींच लो, और H1 प्लस H2 का वैल्यू हमारे सिचुएशन में क्या रहना चाहिए बताओ, 5, उसको पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा मेरे ख्याल में 1/3 पाई के जगह पर 22/7, आर के जगह पर कितना आया था आर हम लोग का 12/5, तो दो बार प्रोडक्ट 12/5 इंटू 12/5, और इनका सम कितना था हमारे लिए 5, 1 5 1 5 यहाँ कट गया, 3 का ये कट के शायद 4 हो जाएगा, और तो कुछ कटेगा नहीं शायद, तो 22 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 35, ऊपर का प्रोडक्ट बताओ पहले कितना आ रहा है 96, और 96 मेरे ख्याल में 6 5 1 1056 क्या, और डिवाइडेड बाय 35 करके देखो एक बार कितना आ रहा है, कितना 30.17, एंड यूनिट इज गोइंग टू बी सेंटीमीटर क्यूब। चलो अब लिखवा देता हूं, लिखो हियर पहले लिखना H स्क्वायर, H या ऐसा करो, आप ऐसे लिखो कि AC स्क्वायर, एक्चुअली H जो है वो तो इसके लिए भी फिर यूज करना है, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दिस एम्प्लाइज AC square is equals to 9 plus 16, AC square is equals to 9 plus 16, so AC square equals to 25 and AC is equals to 5, AC is equals to 5। फिर लिखो क्लियरली आप ये वाला लिखो, हाफ इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 5 इंटू R, हाफ इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 5 इंटू R, ब्रैकेट में आप रीजन दे सकते हो यहाँ पे
एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ही है। अच्छा लिखो आगे, वो सब नहीं बताने से भी आप मान के चल सकते। यहां क्या लिखा है ये बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। आगे लिखो, नाउ आर इज इक्वल्स टू 12/5, रेडियस का वैल्यू आपका आ जाएगा 12/5, आर इज इक्वल्स टू 12/5। आगे लिखो अगेन सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, इसको आप कॉपी कर सकते हैं एज इट इज। आगे लिखो नाउ टोटल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, इसको कॉपी कर लो एज इट इज। चलो आगे बढ़ रहे हैं यहां से। देखो अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो इसको, आसान सा है लेकिन आ सकता है, मतलब एमसीक्यू में भी आ सकता है इस टाइप का। तो पढ़ो एक बार। देखो ये कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो दिस एंड दिस। तो दो स्फीयर जैसे ही बोल रहे तो इमीडिएटली दिमाग में ये आना चाहिए कि यार अलग अलग स्फीयर हो, ठीक है ना। दो स्फीयर का रेडियस जो है वो आप R1 और R2 मन में अज्यूम कर लो, ठीक है ना। और उसके हिसाब से वॉल्यूम का रेशियो देने का क्या इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, तो मेरे ख्याल में वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सेकंड इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 64/27। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है स्फीयर के कॉन्टेक्स्ट में वो हो जाएगा 4/3 पाई, मेरे ख्याल में R1 का क्यूब अपॉन 4/3 पाई, मेरे ख्याल में R2 का क्यूब, दिस इज इक्वल्स 64/27। 4/3 पाई 4/3 पाई दोनों जगह से आप कैंसिल कर सकते हैं आराम से। आपके पास बच गया यहां से R1 बाई R2, क्यूब को भी कॉमन ले सकते हो, पर इसको भी ध्यान से सोचोगे तो ये 4/3 का क्यूब का फीलिंग देगा आपको। यहां से वी कैन से कि R1 बाई R2 का आंसर कितना आ गया 4/3, इसको आप यहीं रहने दो। आगे आपसे मांग क्या रहा है, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, लिख सकते हो। सरफेस एरिया का जो रेशियो है वो हो जाएगा मेरे ख्याल में S1/S2, और फॉर्मूला इसमें लगना चाहिए 4 पाई R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई R2 का स्क्वायर। अगेन 4 पाई तो गया, और R1 बाई R2 का आंसर आपके 4/3 आ रखा है, तो 4/3 का आप कर सकते हो होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 16/9। ये आपका आंसर रहना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो इसको पढ़ो और इस पे आप 5 स्टार के आसपास लगा सकते हो, ये आइडिया एग्जाम्पलर से है, ठीक है। केस स्टडी इस टाइप का आने का पूरा चांसेस है। पढ़ लो बहुत अच्छे से पहले, फिर बात करते हैं। इसको ना आप इस फोटो के साथ थोड़ा सोचने या ट्राई करो, बहुत ध्यान से सोचना कि हो क्या रहा है, नहीं तो काला अक्षर भैंस बराबर रह सकता है। देखिएगा, आप पहले ये इमेजिन कीजिए कि ये सब कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा कि जो पानी का हाइट है वो आप समझो कि यहाँ तक रहेगा, ठीक है ना। जब कोई मार्बल वार्बल अंदर नहीं गया है तो उस केस में पानी का हाइट इस लेवल तक रहना चाहिए। लेकिन जब आप बहुत सारा मार्बल इसमें ड्रॉप कर दोगे तो क्या होगा कि पानी जो है वो धीरे से ऊपर चला जाएगा। बचपन में हमने सबने उस कौवा का कहानी सुन रखा है कि पानी पीने गया चोंच मार मार के, पानी बहुत नीचे था, कौवा लेकिन अकलमंद था, ठीक है ना। तो उसने क्या करा, उसने पत्थर गिराया, पानी धीरे धीरे ऊपर आ गया, ठीक है, और फिर कौवा को पानी मिल गया। हालांकि यहाँ पर हमारा सवाल ये है, देखो कि हमने बहुत सारा बॉल ड्रॉप किया इसके अंदर, कोई इशू नहीं है। बॉल ड्रॉप करने के अंदर पानी का लेवल राइज हुआ, राइज कितने से हुआ ये चीज भी शायद क्वेश्चन में बताया हुआ है। हाँ देखो यहाँ पर मार्बल्स ऑफ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, मैं थोड़ा बहुत यहाँ बना भी देता हूँ ताकि ये महसूस कर सके। एक जो मार्बल इसमें गया है उसका रेडियस हमने कितना दिया बताओ, इसका रेडियस इज इक्वल्स टू, मेरे को बोला हुआ 1.4 का आधा, तो 0.7 सेंटीमीटर। फील लेते जाना अच्छे से। हाँ, I dropped into a cylinder, cylindrical beaker of diameter 7 सेंटीमीटर, मतलब सिलेंड्रिकल बीकर का जो खुद का रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा 7/2। उसके आगे बोल रहा है देखो क्या, कंटेनिंग सम वाटर, फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट शुड बी ड्रॉप्ड इनटू द बीकर सो दैट द वाटर लेवल राइजेस बाय 5.6। इसका मतलब ये है कि ये जो राइज हुआ होगा ना मार्बल के अंदर जाने के बाद ये कितना रहा होगा 5.6 सेंटीमीटर। ये ओवरऑल सिचुएशन मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ध्यान से सुन। शुरू में मानो कि मार्बल वार्बल कुछ नहीं था, बस पानी ही पानी था, तो उस टाइम पर इस पॉइंट तक ये जो डॉटेड लाइन बनाया हुआ है यहाँ तक पानी आपका रहा हो। फिर आपने बहुत सारा ऐसा मार्बल गिराया, एक मार्बल का शेप है स्फीयर का
और रेडियस का वैल्यू आपको दिया हुआ 0.7 सेंटीमीटर। ऐसा बहुत सारा मार्बल डाला, कितना डाला नहीं पता, लेकिन मार्बल सारा का डालने के बाद में ये जो पानी है ये 5.6 सेंटीमीटर से और कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। अब आपको इस सिचुएशन में बताना है कि अंदर कितना मार्बल गया हो, बोलो। नहीं, सिर्फ उतना का, इतना तक तो पानी टच कर ही रहा था, तो वो गिराने के बाद में फर्दर क्या है कि इस पॉइंट के ऊपर ही जाएगा ना, यहां तक तो पानी पहले था ही, समझे बात। अब इसके ऊपर जो है वो पानी आपका चला गया कितना, 5.6 चला गया। और हाँ, एक्स के बाद उतना वो ऐड हो, ठीक है, सिंपल है। प्रैक्टिकली भी सोचो ना, यहाँ तक पानी था पहले से, तो सिलिंड्रिकल पार्ट में यहाँ तक तो उसको टच कर ही रहा होगा, फिर आप मार्बल डाल दोगे तो पानी धीरे धीरे थोड़ा ऊपर आने लग जाएगा, ठीक है। और इस सिचुएशन में आपको बताना है कि टोटल कितना मार्बल आए। तो मेरे ख्याल में वेरी सिंपल एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आप देखोगे जितना मार्बल अंदर गया, ठीक है ना, उतने ही वॉल्यूम का पानी जो है वो ऊपर या बाहर आने का ट्राई कर रहा हो। अब आपको पहले ये सोचना है कि पानी जो ऊपर उठा उनका वॉल्यूम कितना है। तो मेरे ख्याल में ऊपर उठा हुआ पानी जो है वो यही पिंक वाला पार्ट तो है, आया बात समझ। जब ये मार्बल अंदर नहीं था तब ये पिंक वाला पार्ट नहीं था, लेकिन मार्बल जब अंदर गया तब फिर क्या कि इस लेवल से ऊपर उठ के ये पिंक वाला पार्ट इतना रेज हो गया आपका। तो पिंक वाले पार्ट में जो पानी का वॉल्यूम होगा वो क्यों आया है, मार्बल की वजह से आया है। तो मार्बल का टोटल वॉल्यूम और ये जो उठा हुआ पानी है इसका टोटल वॉल्यूम क्या होगा, सी। सपोज करो कि आपके बीकर का हाइट यहीं तक का होता, ऐसे रैंडमली थोड़ा ध्यान से सोचो, मान लो कि आपके बीकर का हाइट इस ऑरेंज लाइन तक ही होता, उस केस में क्या होता, मार्बल डालने के बाद में ये इतना पानी बाहर निकल जाता। यहाँ लेकिन बीकर का हाइट थोड़ा लंबा है तो पानी बाहर नहीं गया, उसी में थोड़ा सा और राइज हो गया। आया बात समझ। तो इस सिचुएशन में हमारा आंसर कैसे निकलेगा, सोचो। हमारा आंसर वेरी सिंपल, हमारा आंसर वॉल्यूम ऑफ ऑल द मार्बल शुड बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेवल दैट हैज रिजन। पूरा वॉल्यूम ऑफ वाटर से कंपेयर नहीं करेंगे, जितना ऊपर चढ़ा है वो मार्बल की वजह से चढ़ा है, तो ऊपर चढ़ा हुआ जो ये पार्ट है हमारा उसका वॉल्यूम और सारा मार्बल का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सेम। क्लियर मेरे ख्याल में। मार्बल के लिए एक मार्बल का फॉर्मूला कितना लगाओगे, 4/3 पाई आर क्यूब। आपको नहीं पता कि कितना मार्बल गया तो मन में क्या सोचोगे, x, तो x इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। इज इक्वल्स टू में ये जो पिंक कॉलम आपको दिखाई दे रहा है पानी का जो ऊपर चढ़ गया, सोचो उसका शेप क्या है, सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल शेप का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब ध्यान से आपको अपना r और अपना h चूज करना है यहाँ पे। तो r मेरे ख्याल में वो सेम रहेगा, जितना मेन सिलेंडर का रेडियस है उतने ही रेडियस हम इसका भी मान के चलेंगे। और हाइट का जहां तक बात है तो हाइट मेरे ख्याल में कितना लेना चाहिए हम लोग को, 5.6। आया बात समझ। लिखूं, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स ड्रॉप्ड, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स ड्रॉप्ड इज इक्वल्स टू x, इज इक्वल्स टू x। देयरफॉर x इनटू आई थिंक 4/3 पाई, और मार्बल का रेडियस था 7/10, इसका क्यूब इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में पाई आर स्क्वायर। अब ये आर लेकिन अलग होगा, हाँ, 7/2 का होल स्क्वायर इंटू एच यानी कि 56/10, ऐसा कुछ। मेरे ख्याल में 4/3 तो शायद रह जाएगा, पाई पाई कट जाएगा आपका, यहाँ से x इंटू 4/3 पूरा एक्सपैंड कर देता हूँ, 7/10 7/10 इंटू 7/10 इज इक्वल्स टू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 56/10, ऐसा कुछ। तो एक 10 गया, 2 7 चला गया, ठीक है। इसके अलावा मेरे ख्याल में 4 और 56 भी कट जाएगा, 14, और मेरे ख्याल में कुछ नहीं कटेगा शायद, या कट सकता रहो, 7 से ये भी चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू, यहाँ से ये 300 है जो ऊपर जाएगा और वहाँ एक 2 पड़ा हुआ है, तो 2 टाइम्स ऑफ 300, और नीचे आपके पास में है शायद से 4, ठीक है। तो एक ये काट लो 2, और मेरे ख्याल में 150, सो x इक्वल्स टू 150। ये आपका आंसर रहना चाहिए। अच्छा, इसमें क्या था देखो, इसमें आपको राइज कितना हुआ पानी ये बताया हुआ था, मार्बल वार्बल का भी सारा इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट दिया हुआ था, और आपसे पूछा हुआ था कि नंबर ऑफ मार्बल कितना है। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ऐसा बिगर रहेगा, उसमें पानी रहेगा, आप मान लो कि एक स्फीयर या कुछ उसमें गिराओगे और गिराने के अंदर पानी ऊपर उठेगा, ऑब्वियस सा बात, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की वजह से। तो पानी कितने हाइट से ऊपर उठ रहा है ये आपसे पूछेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन मैंने वैसे ही रखने का ट्राई किया, पढ़िए इसको। चलो ठीक है, देखो
इस फोटो से भी थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। ये कह रहे हैं कि स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर इज पुट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर पार्टली फिल्ड विथ वाटर। अभी आपके पास में एक स्फीयर है जिसका डायमीटर बोला है 6, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3। अब इसमें मान के चलो कि इस लेवल तक पहले से पानी पड़ा हुआ है, ध्यान से सोचना मैं क्या गया, और हाइट भी बहुत सफिशिएंट है, मतलब ऐसा नहीं कि ये अंदर गया तो पानी फट से बाहर आ जाएगा, काफी हाइट है उसके पास में। इस सिचुएशन में ये जब अंदर चला जाएगा तो सिचुएशन क्या होगा वो आप सोचो कि यहाँ चला गया आपका स्फीयर, और स्फीयर के अंदर जाने के चक्कर में क्या है ना कि पानी आप फिर से सोचिए तो थोड़े हाइट से इंक्रीज हो जाएगा। तो स्फीयर के अंदर जाने की वजह से यू विल फाइंड कि अब जो पानी पहले इस ग्रीन लेयर तक ही था अब वो इस पिंक वाले लेयर तक चला गया है, ऐसा ही हुआ हो, ठीक है। और आपको इस सिचुएशन में आई थिंक राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन द वेसल पूछा हुआ, यानी कि मुझे लगता है कि ये हाइट पूछा हुआ है। देखो क्लियर है कि नहीं, और सोचो कि कर कैसे सकते हैं। तो मेरे ख्याल में तो एग्जैक्टली लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है कि जो अंदर जा रहा है इसका वॉल्यूम और ये जो पिंक वाले कॉलम में हमारा पानी आ रहा है इसका वॉल्यूम आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। जो अंदर जा रहा है वो स्फीयर है, उसके लिए हमको बस रेडियस चाहिए होगा, रेडियस हमारे पास में ऑलरेडी है ही, तो 4/3 पाई आर क्यूब। और इसके लिए क्या होगा कि सिलेंडर का आपको शायद से रेडियस या डायमीटर दिया हुआ होगा, देखो एक बार, द डायमीटर ऑफ द वेसल इज 12, तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका 6, और हाइट को आप h मान, मतलब जितने पोर्शन से आपका पानी ऊपर चढ़ा वो तो शेप वाइज क्या है आपका सिलेंडर ही तो है, और सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आर आप सेम वाला यूज करोगे, एच आप जितना आपका राइज हो रहा है उतना यूज कर लो, ठीक है। लिखो लेट द राइज इन वाटर लेवल, लेट द राइज इन वाटर लेवल बी एच, लेट द राइज इन वाटर लेवल बी एच। अब लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्फीयर का वॉल्यूम यानी कि 4/3 पाई आर का क्यूब इज इक्वल्स टू, मेरे ख्याल में पाई आर उसका डिफरेंट है तो आर स्क्वायर और एच ले लो आप, पाई बाई मेरे ख्याल में कौन 4/3 इंटू आर के जगह पे ये वाला स्फीयर का आर होगा तो 3 का क्यूब इज इक्वल्स टू, इस आर के जगह पर मेरे ख्याल में 6 इंटू 6 इंटू एच के जगह पर एच रहेगा। दिस इम्प्लाइज देखो 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, ये आप एक स्टेप और लिख ही देता हूँ, ये एक 3 काट लो यहाँ से, कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर, सो 4 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 36 इंटू एच, और ये भी 36 वो भी 36, 4 और 4, सो एच इक्वल्स टू आपके पास में आ जाएगा 1। तो सारा चीज यूनिट में था शायद सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो नीचे लिखना हेंस एच इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर हुआ ये वाला। नेक्स्ट देखो इसको, देखना ध्यान से, इसमें हमको बोल रहा है कि डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, अच्छा नॉट वॉल्यूम, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब टू दैट ऑफ स्फीयर विच कैन एग्जैक्टली फिट इनसाइड द क्यूब। तो फिट इनसाइड द क्यूब करने का मतलब ये होता है कि आपको एक ऐसा स्फीयर इसमें इमेजिन करना है ना जो इसको चारों साइड से टच कर रहा हो इस तरीके से, और अगर चारों साइड से टच कर रहा होगा तो उस सिचुएशन में हमारे हिसाब से एक क्लेम तो हम लोग कर ही सकते हैं कि स्फीयर का जो डायमीटर का वैल्यू होगा, ठीक है ना, वही आपके इसका, एक सेकेंड, इसके लेंथ का वैल्यू होगा। सोचो समझ आ रहा है कि इसको अगर L कह देते हो तो टेक्निकली इसका रेडियस कितना हो जाएगा L/2, ठीक है ना। और इस सिचुएशन में आपको दोनों के वॉल्यूम का रेशियो पूछा, और रेशियो पूछते समय भी ऊपर क्यूब का नाम लिया हुआ है, मतलब पहले क्यूब का नाम लिया हुआ है, तो इसीलिए हम पहले ऊपर जो है वो क्यूब को रखेंगे न्यूमरेटर, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ हो जाएगा, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्यूब के लिए इट इज वेरी सिंपल, L³ मान सकते हो, स्फीयर के लिए इट शुड बी व्हाट 4/3 पाई आर का क्यूब मेरे ख्याल में, दिस इज इक्वल्स टू L³ डिवाइडेड बाय 4/3 पाई, आर के जगह पर वी कैन गो फॉर L/2 का होल क्यूब। सिंप्लीफाई करने पे L³ अपॉन सोचना 4/3 इंटू 22/7 इंटू आई थिंक L³/8, तो मेरे ख्याल में L³ गॉन, फिर से 4 का 1 और ये वाला 2 हो जाएगा, और ये वाला कट के शायद 11 हो जाएगा, और तो नहीं कटेगा शायद। तो नीचे से आपको मिल रहा है 11/21, उल्टा के हो जाएगा 21/11, ये आपका आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर इसको पढ़ो, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है और पॉपुलर है।
2 मार्क या 3 मार्क के लिए। देखिए ध्यान से देखिए, ये कह रहा है कि a toy is in the form of hemisphere surmounted by a right circular cone। तो ये हम बहुत बार देख चुके हैं, ठीक है ना। देखो अच्छा देखना, आगे डिस्कस कर रहे हैं। द टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम बेस रेडियस एज ऑफ द हेमिस्फीयर। इसका मतलब है कि दोनों का जो रेडियस है, बोला नहीं है कि कितना होगा, बस सेम होगा तो आर मान लेते हैं। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 21, चलो ठीक है बता दिए, आर इक्वल्स टू 21 हो गया फिर हम लोग के लिए। एंड इट्स वॉल्यूम इज 2/3 द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। अभी इस लाइन का क्या मतलब होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 2/3 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये समझ में आ रहा है। इसको सॉल्व करने से क्या होगा कि आपको कोन का हाइट मिल जाए, और कोन का हाइट अगर आपको मिल जाता है तो उसके बाद मेरे ख्याल में जो भी कुछ पूछा है वो सब कुछ निकल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का आंसर क्या होगा सोचो, मेरे ख्याल में 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। नहीं काट देंगे बात में, रहने दो यहीं पे। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला ठीक है मेरे ख्याल में, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, तो फिर से आई थिंक 2/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। दोनों साइड से मुझे लग रहा है कि ये 3 ये पाई और आर का स्क्वायर भी स्वाहा कर ही सकते हैं क्योंकि सेम रेडियस है, ठीक है। तो एक आर बचेगा बस आपके पास में। सो एच इक्वल्स टू इट इज 4/3 इंटू, आई थिंक आर का वैल्यू बैठा दो 21, काटने पे शायद 7। सो एच इक्वल्स टू हो जाएगा 28, ठीक है। पहले तो यहां तक कॉपी करूं, एंड एच का वैल्यू 28 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द कोन निकाल दिया हमने, और फिर ये कह रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ द टॉय चाहिए। अब आप सोचो कि सरफेस एरिया में किसको किसको कंसीडर करोगे इस टॉय का, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ कोन के लिए फॉर्मूला पाई आर एल, एल नहीं है आपके पास तो एल ढूंढना होगा। यहां तक कर लो कॉपी, फिर 2 लाइनें लिखवा देते हैं। चलो आगे लिखो। नाउ L square is equals to R square plus H square. This implies L square equals to R आपको दिया होता शायद 21, राइट। तो 21 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर, इसका वैल्यू शायद कितना होता है 441, और इसका वैल्यू देखो एक बार 784 ना, और दोनों का सम कितना हो जाएगा 1200 हो रहा है क्या, 12 24 तो नहीं होगा, 1225, ये एल स्क्वायर का आंसर आया ना, और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर लग रहा है 35। ये बात चेक कर, 35 पक्का। तो एल इक्वल्स टू यहां से 35 ले लो। आगे लिखो। नाउ सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू पाई आर एक बार कॉमन ही ले लो दोनों में से, और बचेगा अंदर एल प्लस 2 आर शायद। वैल्यूज अब डालो तो पाई के जगह पर 22/7, आर के जगह पर 21, और एल प्लस 2 आर के जगह पर एल आपका आया था 35, और 2 आर का वैल्यू हो जाएगा मेरे ख्याल में 42, ठीक है। 7 और 21 गया 3, तो यहाँ से आ गया 66 इनटू, इनको जोड़ दोगे तो शायद 77। प्रोडक्ट करके देखो कितना आ रहा है, 42 इंटू 120 5082, ठीक है। और यूनिट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है चलो आज ये रुक जाएंगे।